नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देश दुनिया में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते बताते चले कि विधानसभा में बजट पर कार्रवाई शुरू हुई और अब फिर विधानसभा में जो कार्रवाई है वो जमकर वहां पर हंगामा हुआ, यानी हंगामे के भेंट चढ़ गए। टीकाराम जूली के स्थगन पर गरमाया माहौल। बताते चले कि नियम का खुला उल्लंघन कर रही है सरकार, ऐसा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से बड़े स्टेटमेंट दिए गए। टीकाराम जूली ने स्पीकर से मामले में संरक्षण मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ बजट पर शुरू हुई। वाद विवाद का दौर तो जारी रहा और पर्ची के जरिए विधायकों ने सवाल अपने उठाए और माननीय मंत्रीगण उसका जवाब भी दिए, लेकिन इस बीच सदन में कार्रवाई हंगामेदार। 8387 प्राप्त अपील जवाब दिलवाइए। अस्वीकृत अपील 121 जी नहीं बजट। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाई और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है। आप जवाब नहीं दे रहे। अनुसार है आप उत्तर डूंगरपुर 8300। और अब बात उत्तर प्रदेश के अमेठी की कर लेते हैं, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादास्पद नारेबाजी का मामला सामने आया। दरअसल विवादास्पद नारेबाजी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। या हुसैन या हसन हिंदुस्तान करता है। ये नारेबाजी वहां पर हिंदुस्तान है रहना है, इस तरह के वहां पर नारेबाजी की गई। विवादास्पद नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस मामले में मुसाफिर खाना कोतवाली पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुहर्रम या हुसैन व हसन कहना हिंदुस्तान में रहना है, ये यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। फिलहाल ये वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की पुष्टि फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान नहीं करता है और अब कोतवाली पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। मुहर्रम के दौरान ये जुलूस निकला और उस दरमियान ये जमकर नारेबाजी की गई। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और मुहर्रम जुलूस में विवादास्पद नारेबाजी को लेकर संत समाज अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। संत परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज ने इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है और सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। और इधर शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने ये याचिका डाली है जिसमें कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई है। 20 जून को बताते चलें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। अगले ही दिन ईडी इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया था। हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और आज उसी पर आगे सुनवाई होनी है। ईडी ने केजरीवाल के जमानत के फैसले को एक तरफा बताया था और हालांकि कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा था कि मुझे बाकायदा
समय नहीं मिला कि मैं अपना स्टैंड रख सकूं। और फिर कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक जमानत नहीं हो पाएगी। और आज उसी मसले पर ईडी ने जो याचिका दाखिल की थी उसी पर आज फैसला आ रहा है या सुनवाई होनी है। अब सुनवाई देखिए कि क्या फैसला कोई आता है या फिर तारीख पड़ती है। उधर उड़ीसा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी में 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। पिछले 46 सालों से मंदिर का रत्न भंडार नहीं खुला था, जिसे अब खोला गया है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। ऐसी मान्यता है कि कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को आभूषण चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि आभूषणों, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के 6 भारी संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया। रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक भी शामिल थे। इस दौरान मंदिर के बाहर हाई लेवल की सिक्योरिटी भी थी। मंदिर प्रबंधन समिति ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। साल 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार का भी मुद्दा उठा था। बीजेपी ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हक प्राप्त करने का संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया उसमें अधिकार है। उस अधिकार को वो कैसे समाप्त कर सकते हैं? यही तो हम कहना चाह रहे थे कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये अपने आरएसएस के संविधान को मानते हैं और इसीलिए ये दिक्कत आई है कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जनता ने इनको नकार दिया। आने वाले समय में राजस्थान में 5 उपचुनाव हैं, इनको फिर नकारेंगे। अभी इंडिया गठबंधन ने जो 13 उपचुनाव थे पूरे देश में, उसमें इनको नकारने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी करके और ये माहौल को पूरे देश में खराब करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, संविधान को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए ये जो मंत्री जी का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग इनकी निंदा करते हैं। सुन रहे थे जहां पर 16वीं विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, वहां प्रेस को संबोधित करते हुए ने संविधान को लेकर एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश की। चले सीधे अब खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से सेना ने हथियार भी बरामद किया है। सेना की तरफ से बयान भी सामने आया जिसमें बताया गया कि अभी भी इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जहां पर घुसपैठियों ने घुसने की कोशिश तो की, लेकिन उनके
मंशे को नेस्तनाबूद करते हुए जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। 3 आतंकी मौत के घाट उतारे गए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस तरह से आपने देखा कि पिछले 1 महीने में कई जगह पर हमला किया गया। पहली बार तो ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। यात्रियों से भरी बस पर हमला किया गया था जिसमें यात्रियों की मौत हुई थी। 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जो बदमाश हैं, जो आतंकी हैं, वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। ज़रूर किसी मंशे से वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मंशा अपनी पूरी कर पाते उससे पहले ही जानकारी जैसे लगी हमारे जवानों को, क्योंकि सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है, वैसे ही उनके मंशे को नस्तनाबूद करते हुए उन्हें ढेर कर दिया गया। अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और कश्मीर में पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की हर साजिश अब बेनकाब हो रही है। जैसे ही आईएसआई साजिश की प्लानिंग करता है, उसकी भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग जाती है। भारतीय सुरक्षा बल मिनटों में आईएसआई की सालों की मेहनत या फिर यूं कहें कि साजिश को बर्बाद कर देती है। आईएसआई एक ऐसी ही साजिश का खुलासा एक बार फिर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब। जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सुरक्षा बल हर तरफ मुस्तैद हैं। भटके हुए युवाओं की घर वापसी हो रही है। धारा 370 हटते ही सुरक्षा बल अपने हर ऑपरेशन में आतंकियों का नामो निशान मिटाते जा रहे हैं। आतंकियों का OWG यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स से संपर्क टूटता जा रहा है। आतंकी अपने हर मंसूबे में फेल हो रहे हैं और ये सब देखकर आईएसआई के कलेजे पर सांप लौट रहा है। इसीलिए आईएसआई ने अब एक नया प्लान बनाया है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इससे पहले कि आईएसआई अपने प्लान को एक्टिवेट कर पाता, भारतीय सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई। आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3। आईएसआई के पाले पोसे हुए ये वो आतंकी हैं जो भारत की सरजमी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश पाले हुए हैं और इन सब में इनकी मदद कर रही है आईएसआई। पाकिस्तान के जम्मू संभाग में हालात खराब करने की नई साजिश के तहत अब उन आतंकियों को आईएसआई एक्टिव कर रहा है जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से सीमा पार कर आतंकी बनने गए और वहीं बस गए। अब उन्हीं आतंकियों को एक बार फिर आईएसआई जम्मू कश्मीर में वापस भेजने की कोशिश में है। इस प्लान के मुताबिक 90 के दशक से जो आतंकी कमांडर पीओके में रह रहे हैं उनको चुना गया है ताकि वो जम्मू कश्मीर में आकर एक बार फिर युवाओं को बरगलाएं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है और अगर ये कहें कि घाटी में जो आतंकी बचे भी हैं वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। घाटी में आतंकवाद और आतंकवादियों की सुरक्षा बलों ने कमर तोड़कर रख दी है और अब जो नई घुसपैठ कर आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं उनका संपर्क लोकल युवाओं से नहीं हो पा रहा है। आतंकियों को स्थानीय सपोर्ट न मिलने की वजह से आतंकी पकड़े जा रहे हैं या सुरक्षा बलों का निशाना बन रहे हैं। अभी हाल ही में आतंकवाद पर नकेल कसते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 से ज्यादा युवाओं की घर वापसी कराई है, जिनका शुक्रिया उन बरगलाए और आतंक की राह पर चलने का फैसला करने वाले युवाओं के माता पिता ने भी किया। यही वजह है कि ये पुराने आतंकी जो इस वक्त पीओके में हैं और वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको यहाँ वापस भेजे जाने की कोशिश है।
और युवाओं के साथ इन आतंकियों का संपर्क बन सके ताकि युवा आतंक की राह पर फिर से चल पड़े। हालांकि अमीन भट्ट ने पहले से ही सोशल मीडिया और कई तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर में रह रहे युवाओं को बरगलाने का काम किया है और वो वही युवा हैं जो आज OWG बनकर आतंकियों के साथ उनका गाइड बनकर काम कर रहे हैं और उनको जंगलों के जरिए लोकेशन बदलने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ISI ने पहले से ही आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट को चुना है। उधर अब बात नोएडा पुलिस की, जहां पर नोएडा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है और यह गैंग राजस्थान से जालसाजी के धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। नोएडा के एक शख्स से इन आरोपियों ने 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। लोगों के कोरियर में ड्रग्स और जाली पासपोर्ट होने का दावा कर आरोपी ठगी की घटना को अंजाम देते थे। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच, CBI और ED का अधिकारी बताकर 24 से 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखते थे। आरोपियों से पूछताछ में साइबर ठगी 72 घटनाओं की जानकारी मिली है और यहां तक कि आरोपियों ने ठगी का पैसा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैंकों के खातों में भेजा है। जयपुर से 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है और इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहां पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। और अब खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। जी हां, आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अपने मोबाइल में सुमित कुमार नाम से फर्जी आईडी बना रखी है और उसकी आईडी कार्ड और आधार कार्ड गूगल फोटो से डाउनलोड किए गए हैं। यह लोगों को सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के बेचकर लखपति और करोड़पति बनने का झांसा देते हैं। इनकी फेसबुक आईडी को जब चेक किया गया तो फेसबुक ओल्ड कॉइन वॉरियर्स कंपनी पूरे नाम की आईडी एक्टिवेट थी और फोटो को एडिट कर किसी भी नाम की व्यक्ति की फोटो लगा देते थे, जो इनके झांसे में आ जाता था। फोन पर बारकोड से पैसे मांगते थे। पुलिस आरोपियों से और भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। सायकालीन गश्त व साइबर क्राइम की कार्रवाई अभियान हेतु रवाना हुए। गश्त करते हुए ठेकड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बंजीर का रोड से ठेकड़ा से नंगड़ा बंजीर का जाने वाले रोड पर बैठे हुए हैं, जो फेसबुक आईडी पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगी का कार्य करते हैं। मुखबिर खास सूचना के और अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पर सूरतगढ़ में JN ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। JN ने थर्मल पावर प्लांट से सुसाइड कर लिया। थर्मल कॉलोनी में बने क्वार्टर में फांसी लगाई है। तो थर्मल कॉलोनी में ही क्वार्टर जो था जिसमें वो रह रहा था, जिस क्वार्टर में, उसमें ही फांसी लगा ली। JN के सुसाइड मामले की खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। सूरतगढ़ में JN ने खुदकुशी की है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया है। सूरतगढ़ में JN की खुदकुशी। थर्मल पावर प्लांट में जो क्वार्टर मतलब जिसमें घर में वो रह रहा था, वहीं पर फांसी के फंदे पर उसने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। शव को मोर्चे में पुलिस के द्वारा रखवा दिया गया है। बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से इस वक्त ही बता रहे हैं। JN ने थर्मल पावर प्लांट में सुसाइड किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। थर्मल कॉलोनी में जिस क्वार्टर में वो रहता था, जो क्वार्टर बने थे, उसी में उसने फांसी लगाई है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया है। बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। अब क्या ऐसी वजह रहेगी कि JN ने खुदकुशी की है, फिलहाल ये सब कार्रवाई का विषय है। और अब बात
पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर की, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी कैंप पर हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंप पर फिदायीन हमला हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आर्मी कैंप पर हमला हुआ, आसपास के जो शीशे थे बिल्डिंग के वो भी दरक गए। धमाके के बाद तालिबान के हाफिज गुल बहादुर गुट के आतंकी बेस में घुस गए और जिनकी तादाद 8 से 10 बताई जा रही है।